हेलो बेटा, दिस इज़ डॉक्टर जतेंद्र फ्रॉम प्लेनेट बायोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लाइसोसोम, द सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय क्रिस्टियन डी ड्यूवे। इन्होंने इसका डिस्कवरी भी की थी और इसको नेम भी इन्होंने दिया था। लाइसोसोम नाम क्यों पड़ा है? ये पड़ा है सोम जो वर्ड आता है दैट इज फॉर बॉडी। ये पूरी उसमें देख लीजिए आप, जैसे सोमा और साइटन सेल बॉडी को बोलते हैं। कहाँ पे? न्यूरॉन में, वहीं से शब्द आता है ये। तो सोम इज फॉर बॉडी, लाइसो लाइटिक ये वर्ड किसके लिए आता है? ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, सो ऐसे एंजाइम ये कंटेन करता है जो कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी जिसके अंदर ये रहते हैं सारे एंजाइम्स, उसको पूरा एक होलिस्टिक वे में हम उसको लाइसोसोम बोलते हैं। एक ऐसी बॉडी जो डाइजेस्टिव या लाइटिक एंजाइम्स को, हाइड्रोलेजिस को क्या करती है? स्टोर करती है। सो दीज आर फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड इन प्लांट सेल्स दीज आर रेयर। ये याद रखना, ये एनिमल सेल में ज़्यादा मिलते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं मिलते हैं, रेयर है। मतलब मिलते तो है पर रेयर है। जैसे प्लांट सेल में एक्चुअली क्या होता है, जो बीच में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है बहुत बड़ा प्लांट सेल में। ठीक है, सो प्लांट में ये जो वैक्यूल है ना, सेंट्रल वैक्यूल, ये एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो होते हैं लाइसोसोम के वो परफॉर्म करता है। ठीक है, ये परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स मोस्ट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। जैसे लाइसोसोम का जो काम होगा, प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल वो काम करता है मैक्सिमम। तो इसीलिए प्लांट्स में ये रेयर है, ये याद रखना, इट इज़ रेयर। हम ये नहीं कह सकते ये है ही नहीं, बट इट इज़ रेयर। एनिमल्स में बहुत मिलता है, इवन फंगस में ये बहुत मिलता है, अबंडेंस है फंगस में भी इसकी। ठीक है, सो the large central vacuole in plant performs most function of the lysosomes. The fungus has high number of lysosomes in their cells. ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा। एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है ना, जैसे आपको मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनल्स है यूकैरियोटिक सेल में, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिससे सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। ठीक है, हाँ, सेंट्रियोल और राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं होती। सो लाइसोसोम्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन कवर्स, ठीक है, लाइसोसोम्स इसको कवर करती है। इसका मतलब एक और चीज है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ, लाइसोसोम्स आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये मैं अपने पिछले वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, ये कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है। ये सब एक तरीके से यूनिटी वाइज, मतलब आप यूँ समझ लीजिए, कोऑर्डिनेटेड वे में एज ए यूनिट काम करते हैं, एक साथ सिंक्रोनाइज करके। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट, these are small membrane bound organelle that have its origin in endoplasmic reticulum and later Golgi body. इसको बनाने में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारी प्रोटीन्स बनाता है, और इसके अंदर देखिए ज़रा, आपको बताया मैंने लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम को आप इस डायग्राम को देखिए आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर मैंने वो एंजाइम्स लिखे हैं जो इसके अंदर मिलते हैं। आप देखिए, एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक पीएच यानी कि बिलो 5, इस पे वो काम करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये ब्रेक डाउन करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मीन्स हाइड्रोलाइसिस मतलब लाइटिक ब्रेक डाउन, एसिड मतलब इन एसिडिक पीएच। तो जितने भी यहाँ पे है, जैसे कैथेप्सिन है, न्यूक्लियसिस है, लाइपेजिस है, सल्फेटेजिस है, ग्लाइकोसाइडेजिस है, फॉस्फेटेजिस है, और फॉस्फोलाइपेजिस है, प्रोटीएजिस है, ये सारे के सारे तभी एक्टिव होंगे जब इनको एक ऑप्टिमम पीएच मिलेगी। जब तक ये पीएच इसको नहीं मिलती है, ये एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने आपको एक और बताया है, दिस इज प्रोटोन पंप।
प्रोटॉन पंप, ये सेलुलर मेम्ब्रेन में होता है प्रोटॉन पंप। ये क्या करता है, एटीपी से एनर्जी लेगा और एक हाइड्रोजन आयन को इनसाइड कर देगा। तो जब हाइड्रोजन आयन इनसाइड जाएगा तब अब यहाँ की पीएच डाउन होने लगेगी और एसिडिक हो जाएगी, और इस तरीके से ये सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इस पे हम फिर से आएंगे अभी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था इसका ओरिजिन क्या है। तो देखिए बेटा, इसका ओरिजिन होता कहाँ से है। ये जितने भी एंजाइम्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर प्रोटीनेशियस एंजाइम्स, एक्चुअली प्रोटीन है टर्शरी स्ट्रक्चर में, और ये सब बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद होता क्या है, यहाँ पर देखिए बेटे, एक और डायग्राम जो है इसमें देखिए आप, ये न्यूक्लियस है बेटा, इसके अराउंड ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं, दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसलेशन यहाँ होती है ना। ट्रांसलेशन में लिख देता हूँ, ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और ये जितने भी एंजाइम्स है, दीज आर ऑल प्रोटीन्स। तो ये कहाँ बनेंगे, इसी साइट पे बनेंगे, और बनने के बाद एक वेसिकल होगा। बेटा ये जितने भी वेसिकल्स है, इसको मैंने ऊपर से काटा हुआ है आपको ये दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या है। ये पूरा राउंड होता है वेसिकल की तरह। तो देखिए यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक वेसिकल भेजा है गोल्जी बॉडी को, दैट कंटेन्स लाइसोसोमल एंजाइम्स। ये यहाँ पे जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पे सॉर्टिंग आउट, पैकेजिंग होता है, इसका प्रोसेसिंग होता है इन एंजाइम्स की। ये सब वो एंजाइम्स हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर गोल्जी बॉडी इसको एक वेसिकल में डाल के और सेंड कर देता है। गोल्जी बॉडी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडी साथ में एक मैनोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, मैनोज 6 फॉस्फेट का ठप्पा लगा देता है, मोहर लगा देता है, जैसे फॉस्फेट जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस वाले लगाते हैं, इसको लगा के भेज देता है इनसाइड दी सेल। ठीक है, तो ये आगे क्या हो रहा है ये अभी मैं बताता हूँ। अभी आप इतना समझिए कि ये जो ओरिजिनेट हो रहा है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों का योगदान होता है, दोनों की वजह से होता है। इट मीन्स दैट हैव इट्स ओरिजिन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लेटर गोल्जी बॉडी। दीज आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये वेसिकल की तरह होते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसके डायग्राम में, ये आप डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये वेसिकल की तरह है बेटा। ठीक है, इधर देखिए, ये सब वेसिकल से कंप्लीट, हालांकि मैंने इसको आपको इस प्लेन में काट के दिखा रखा है, ये वैसे कंप्लीट सर्कल यानी कि कंप्लीट वेसिकल की तरह होता है। सो दैट कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हेल्प इन सेल्स कैटाबॉलिज्म। सेल जो ब्रेक डाउन करती है ना, चाहे फूड का हो या फिर किसी पैथोजन का हो जिसको फैगोसोम से लिया गया है। ठीक है, इधर देखो आप, पहले यहां से शुरू करते हैं। ये एक फूड है बेटा, फूड आया, फूड की एंट्री हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंडोसाइटोसिस से। किससे, यहां पर होगी एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इनसाइड आ गया, और ये सॉलिड है। जब सॉलिड आता है देन वी कॉल इट फैगोसाइटोसिस, और जब लिक्विड आता है वी कॉल इट पिनोसाइटोसिस। ये आपको याद है हमारे पिछले वीडियोस में। ठीक है, सो एंडोसाइटोसिस से फूड जब आएगा तो यहां पर एक वेसिकल बन जाएगा जिसे हम कहेंगे फैगोसोम। फैगोसोम का जो वेसिकल है उसके अंदर अब फूड है, ये देखिए, जो बाहर से आया था एंडोसाइटोसिस से। ठीक है, और इधर से गोल्जी बॉडी ने एक वेसिकल भेज दिया जो उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, एक वेसिकल लाइसोसोमल एंजाइम को लेके। गोल्जी बॉडी ने उसको प्रोसेस कर दिया है और फिर उसको रेडी करके उसको भेज दिया है साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में। ये देखिए, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं ये वाले, बट सारे इनएक्टिव है। मींस अंदर पीएच जो है वो 5 से ज़्यादा है, अंदर एसिडिक पीएच नहीं है, तो सारे एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिव होंगे, इसलिए यहाँ कोई एक्टिव नहीं है, दीज आर इनएक्टिव। ये जो है इनएक्टिव, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्राइमरी लाइसोसोम जो इसने गोल्जी बॉडी ने यहाँ पे सेंड कर दिया है। अब क्या होगा, ये फैगोसोम इधर से आता है, प्राइमरी लाइसोसोम इधर से आता है, और दोनों फ्यूज हो जाते हैं। जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे ना, फ्यूजन के बाद ये होगा, यहां पर देखो, फ्यूज होते ही जो प्रोटॉन पंप है वो काम करेगा, वो एटीपी से एनर्जी लेगा और हाइड्रोजन को अंदर पंप कर देगा।
हाइड्रोजन आयन अंदर जाते ही पीएच जो होगी उसको लो कर देगा और वो एसिडिक हो जाएगी, और ये सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। ये एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिव होते हैं, दैट इज वाई दीज आर नोन एज एसिडिक हाइड्रोलेसिस। ठीक है, अब फ्यूजन हो गया है। फ्यूजन जब हो जाता है फैगोसोम का और प्राइमरी लाइसोसोम का, जिसमें इनएक्टिव था, फ्यूजन के बाद ये एक्टिव हो गए और ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम आफ्टर फ्यूजन। इसे बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी में इनएक्टिव था, सेकेंडरी में ये एक्टिव हो गया है। ठीक है, और जब ये डाइजेशन कर देगा फूड का, जो ये अंदर फूड आया था इसका डाइजेशन कर देगा, उसके बाद फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है। देखिए उसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। सम पार्ट ऑफ फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, उसको जो ये कवर करता है, उसको जो उसका जिस वेसिकल में वो होता है वो कहलाता है रेजिडुअल बॉडी। ठीक है, तो अभी आपको 3 समझ में आए हैं, प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, रेजिडुअल बॉडी क्या है। ठीक है ना। एक और लाइसोसोम का काम है, कई बार क्या होता है सेल के अंदर कई ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं या वॉर्न आउट हो चुके हैं, जो अब फंक्शनल नहीं है। वो सेल के ऊपर एक लायबिलिटी होता है बेटा, सेल के ऊपर एक बोझ की तरह होता है। सेल को उसको क्या करना पड़ता है, उसको स्क्वेंजर की तरह उसको साफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या करेगा गोल्जी बॉडी, इधर जो भेजा है प्राइमरी लाइसोसोम, उसने तो फैगोसोम जो बाहर से आ रहा था उसके साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाया। लेकिन इधर जो प्राइमरी लाइसोसोम जाएगा ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे वॉर्न आउट है, यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रिया थी और वो एक ओल्ड है, वॉर्न आउट है, अब फंक्शनल नहीं है। सेल उसको क्या करेगी, सेल उसको स्क्वेंजर की तरह उसको साफ करेगी। कैसे, वो जो लाइसोसोम होगा प्राइमरी, वो इसके अराउंड ऐसे उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ये फ्यूज हो गया और ये कहलाएगा ऑटोफेगोसोम्स। क्या कहलाएगा, ऑटोफेगोसोम्स, जिसमें ऑटो मीन्स खुद, सेल्फ, खुद के ही सेल ऑर्गेनल को सेल क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है। यहां पर देखिए। ठीक है, तो दिस इज ऑटोफेजी, ये प्रोसेस कहलाती है ऑटोलाइसिस। ठीक है, तो अभी आपको पता लगा कि एक तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इनएक्टिव फॉर्म होती है, और उसको इनएक्टिव फॉर्म में जो जितने भी यहां पर एसिडिक हाइड्रोलेजिस है वो इनएक्टिव रहते हैं। दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। ये एक बार फ्यूज हो जाता है किसके साथ, फैगोसोम के साथ। फैगोसोम क्या होता है बेटा, जो सॉलिड बाहर से आ रहा है फूड, उसको जो बनेगा दैट इज फैगोसोम। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होकर बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और जो अनडाइजेस्टेड इसमें रह जाता है डाइजेशन के बाद, क्योंकि ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, ये सारे एक्टिव होकर डाइजेशन शुरू कर देंगे। डाइजेशन करने के बाद भी इस फूड का कुछ पार्ट जो है वो रिमेन करता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो होता है रेजिडुअल बॉडी में। और जो सेल के खुद के ऑटोलाइसिस होता है, खुद के जो वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं उनको जो लाइसिस करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, डाइजेशन करेगा, वो कहलाता है ऑटोफेगोसोम्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप, ऐसे कह सकते हैं इनको। ठीक है ना, ये 4 तरीके के। अभी हम इस पे आते हैं, अभी आप और समझिए। सेल का कैटाबॉलिज्म जो होता है, ब्रेकडाउन, जैसे फूड अभी आपको मैंने बताया था फैगोसोम में, एज वेल एज वेस्ट डिस्पोजल में भी काम आता है। सेलुलर वेस्ट होता है जिसमें टूटे हुए वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं या और कोई पार्ट भी हो सकता है, उसके काम भी आता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, जो अभी आपको मैंने दिखाया था बेटा इस डायग्राम में, कि यहां पर ये वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेजी। ठीक है, दिस ऑटोफेजिक इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर हो रहा है ना ये, इसलिए इंट्रा है ये। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपोनेंट्स विद इन द सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन की। द लाइसोसोम कंटेन्स एटलीस्ट 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। टोटल कितने होते हैं, 50 होते हैं बेटा। ठीक है, विच आर एक्टिव एट लो पीएच, जो भी मैंने आपको बताया सिर्फ लो पीएच पे ही ये एक्टिव होंगे, एंड आर दस कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइसिस। लो पीएच मींस एसिड है। These are all made in the rough endoplasmic reticulum and are transported to the lysosome. ठीक है, ये दोबारा से देख लीजिए डायग्राम, ये सब के सब यहां बनेंगे क्योंकि ये प्रोटीन्स है। प्रोटीन की साइट फॉर्मेशन जो होती है एंडोप्लाज्मिक रफ वाले पे होती है, क्योंकि उस पे राइबोसोम्स होते हैं, और वो बना के इसको गोल्जी बॉडी को सेंड कर रहा है, सारे के सारे एंजाइम्स को, इन सब एंजाइम्स को। ठीक है, सो
To maintain the low pH in the lysosomal compartment, the membrane has a proton pump. Proton pump वही है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे बेटे, प्रोटॉन पंप। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन पंप क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर, और इसकी सरफेस मेम्ब्रेन में यहाँ प्रोटॉन पंप होता है जो एटीपी यूज करके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनसाइड बढ़ा देगा, जिससे पीएच लो हो जाएगी और ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एंड पीएच लेवल ऑफ 4.6 to 5 रखता है अंदर, जिससे एक्टिव हो जाते हैं। द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस बाय, अब इस पे क्वेश्चन उठता है बेटा, क्वेश्चन क्या है वो सुनिए आप ध्यान से। क्वेश्चन ये उठता है कि जब इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये सारी प्रोटीन्स जो हैं मेम्ब्रेन की, ये इसको क्यों नहीं डाइजेस्ट करते हैं एक्टिव होने के बाद। तो आप ये सुन लीजिए, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं इनको एक कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है इनसे लगी हुई, वो बचाती है। ठीक है ना। सो द कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स इन देयर प्रोटीन्स दैट सेव्स द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फ्रॉम डाइजेशन, उसको बचाती है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स कौन कौन से हैं, देख लीजिए। फॉस्फेटेज, बेटा पीछे एज जो लगता है ना, सफिक्स एज, ये वाला, ये प्रोटीन के लिए लगता है। फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फोमोनोएस्टर्स और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। इसका मतलब है जिस जिस बॉन्ड में फॉस्फेट ग्रुप जो है इन्वॉल्व होगा, जिस बॉन्ड में फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होगा वहां पर वो उसका ब्रेकडाउन करवा सकता है। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर में 2 बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के साथ अटैच, मोनोएस्टर्स में 1 बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड है। जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, ये आपको याद होगा, मेरे लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है प्रोटीन्स में, और लिपिड्स में होता है एस्टर बॉन्ड। और अगर हम बात करें, एक ही हो गया, एक ही हो गया कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये सब बॉन्ड्स हैं इसमें, उनका ब्रेकडाउन। तो फॉस्फोडाइएस्टर वो ऐसा एस्टर बॉन्ड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व हो, वो फॉस्फोडाइएस्टर, डबल, मोनोएस्टर 1 बॉन्ड। न्यूक्लियसेस डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी हैं और न्यूक्लिक एसिड भी हैं, दोनों नाम है इनके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनका जो ब्रेकडाउन करेगा वो न्यूक्लियस कहलाएगा। प्रोटीएज जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कोलेजन ये भी एक प्रोटीन है बेटा, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन है कोलेजन। ठीक है, सो कोलेजन भी प्रोटीन है, उनका जो डाइजेशन करेगा वो प्रोटीएज है। ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने अभी अभी आपको बताया किस में मिलता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो इसका डाइजेशन करवाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकडाउन कराएगा कार्बोहाइड्रेट्स में या कंजुगेटेड पॉलीसैकेराइड्स में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट के साथ और कोई ग्रुप अटैच हो, जैसे ग्लाइको वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट के लिए और ग्लाइको प्रोटीन के साथ अटैच है तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो वहां पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स है, नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच है, दीज आर कंजुगेटेड पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। तो इनका डाइजेशन कराता है ब्रेकडाउन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। फिर है फॉस्फोलाइपेजेस, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपने सुना होगा ना, ग्लिसरॉल होता है, उसके 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं, सेल मेम्ब्रेन आपने जब पढ़ाया था उसमें देखा होगा, तो उसका डाइजेशन कराता है बेटा फॉस्फोलाइपेज। सल्फेटेजेस उसको ब्रेकडाउन करेगा जहां पर सल्फर इन्वॉल्व होगी, सल्फर के साथ कोई बॉन्ड होगा उसके साथ ब्रेकडाउन करवाएगा इसका। लाइपेजेस लिपिड्स का ट्राइग्लिसराइड्स जो है उसका ब्रेकडाउन कराता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड्स है, ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये है लाइपेजेस। अब है कैथेप्सिन्स। कैथेप्सिन का बहुत बड़ा रोल है, ये एक क्लास है, ये सब एक क्लास है, यानी कि ये एक एंजाइम नहीं होता, इस क्लास के कई एंजाइम्स है, जैसे कैथेप्सिन है, ये एक क्लास ऑफ प्रोटीएज है, खूब सारे कई सारे एंजाइम है इस क्लास के, इसके इस फैमिली के। कैथेप्सिन एक फैमिली हो गई, उसमें खूब सारे मेंबर्स हैं प्रोटीएज। ठीक है, सो
ये क्या करता है बेटा, ये एपोप्टोसिस में हेल्प करवाता है। एपोप्टोसिस क्या है वो समझ लीजिए आप। एपोप्टोसिस बताता हूं मैं आपको। एपोप्टोसिस एक्चुअली ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। इसमें सेल इटसेल्फ, जो बॉडी होती है ना, बॉडी इटसेल्फ खुद ही किल्स द सेल, खुद ही मार देती है जब उसकी जरूरत नहीं होगी। वो एपोप्टोसिस होती है। ठीक है, जैसे कि किसी सेल में अगर कैंसर होने लगता है तो हमारी बॉडी ट्राई करती है उसको एपोप्टोसिस कोज करके उसको मारने की। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सो उसमें कैथेप्सिन्स का रोल है एपोप्टोसिस में, प्रोग्राम सेल डेथ में, जिसमें हमारी बॉडी खुद ही अपनी सेल को मार देगी। ठीक है। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी मैंने अभी आपको बताया था। कैथेप्सिन्स जैसे कि यहां पर ये वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया थी, सेल ने इसको साफ करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए यहां पर ऑटोफैगोसोम बना दिया है। और इसमें जो एंजाइम मेन इन्वॉल्व होगा, जो होगा वो कैथेप्सिन्स होंगे, कैथेप्सिन्स। ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टेल ऑफ टैडपोल, आपने देखा है ना, टैडपोल लार्वा होता है ऐसे ऐसे, किसमें, फ्रॉग में। ठीक है। तो उसके बाद जब इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है तब ये यहाँ से डिटैच हो जाती है टेल, उसकी डिटैचमेंट में कैथेप्सिन का रोल होता है। ठीक है, डाइजेस्ट टेल ऑफ टैडपोल। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की, इसकी कितनी फॉर्म है। जहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर्म यही है बेटे जो मैंने आपको यहाँ बताई थी। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब कई सारे, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, कई फॉर्म्स मिलना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैं आपको बता चुका हूं। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम कौन सा है यहाँ पर, ये वाला, जिसमें इनएक्टिव है, जो अभी भी गोल्जी बॉडी से निकला है और इस पे इनएक्टिव हाइड्रोलाइसिस है, अभी एक्टिव नहीं है कोई इसमें। ठीक है। सो दीज आर प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें इनएक्टिव होते हैं। यहां पर आप पढ़िए, प्राइमरी लाइसोसोम, दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम दैट स्टोर्स एसिड हाइड्रोलाइसिस इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी वाला कब बना था, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था, बाहर से फूड आया, फूड को जब इनटेक किया है सॉलिड को, देन इट इज फैगोसोम बनता है। फैगोसोम से जब प्राइमरी वाला अटैच फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजन के बाद जो बनेगा स्ट्रक्चर, दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम। और इसमें एक्टिव हो जाएंगे एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस, और वो फूड का ब्रेकडाउन करना शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, ये फूड हो जरूरी नहीं है। अगर ये मैक्रोफेज है तो यहां पर फूड की जगह पैथोजन हो सकता है, एक बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरिया फैगोसोम बना देगा उसको। हम इस कौन सी सेल है ये, मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज अगर है तो ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है हमारी बॉडी की। ठीक है। सो ये क्या करेगी, एक एंडोसोम यानी फैगोसोम, एंडोसोम बाद में बनता है, फैगोसोम बना लेगी और बैक्टीरिया का क्या कर लेगी, ये इनटेक कर लेगी। ये फैगोसोम को फिर अटैच कर देगी प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज करके, और सेकेंडरी बन जाएगा, और यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये ज़्यादातर फैगोसाइटिक सेल्स होती है ना, मैक्रोफेज हुआ फैगोसाइटिक सेल्स, या आप कर लीजिए न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हुए, ये भी फैगोसाइटिक सेल्स है। ब्रेन में माइक्रोग्लिया होता है, माइक्रोग्लिया ब्रेन में होता है, ये भी एक फैगोसाइटिक सेल है बेटे। ठीक है। और कुफर सेल्स किस में है, लीवर में, ये भी एक फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये सारी की सारी सेल्स मैक्रोफेज की तरह फैगोसाइटोसिस करती है। कैसे करती है, ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको फैगोसोम से अंदर ले लेगी, बना लेगी, और फिर उसको फ्यूज कर देगी और एलिमिनेट कर देगी, उसका डाइजेशन करवा देगी, बैक्टीरिया होगा जो भी। ठीक है। और बाद में जो बच जाता है उसमें से डाइजेशन के बाद, वो कुछ कंपोनेंट्स वो रेजिडुअल बॉडी कहलाते हैं। ठीक है बेटे। सो हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम पढ़ रहे थे, मैंने अभी आपको बताया ये कब बनता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम्स, जो एंट्री हुई है फैगोसोम में, फूड भी हो सकता है और कोई पैथोजन भी हो सकता है। एंड प्राइमरी लाइसोसोम, डाइजेशन अकर्स, इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड डाइजेस्टेड पार्ट इज पास्ड आउट टू साइटोप्लाज्म। ठीक है। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे डाइजेशन हुआ फूड का, और फूड का डाइजेशन होने के बाद जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको साइटोप्लाज्म में
क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और जो रह जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो रेजिडुअल बॉडी में रह जाएगा। इसको ना फिर यहां पर जाके ऐसे करके इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस से। ठीक है, यहां एक्सोसाइटोसिस होगी और फिर इसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, चाहे वो फूड का हो या फिर वो किसका हो, बैक्टीरियाज का, यानी कि पैथोजेंस का, कुछ भी हो सकता है पैथोजन। ठीक है, सो ये सेकेंडरी लाइसोसोम था, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, जिसको हेट्रोफैगोसोम्स भी बोलते हैं। और इसके बाद बेटे थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिडुअल बॉडी या टर्शियरी लाइसोसोम या टीलोलाइसोसोम्स। ये किसको बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो रिमेन्स रह जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। द लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर कॉल्ड रेजिडुअल बॉडीज। दिस गोज नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्यूजेस विद इट टू थ्रो आउट द डेब्रिस, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एक्सोसाइटोसिस। सेम चीज जो अभी आपको मैंने यहाँ बताई, ये रिमेन रह गया अनडाइजेस्टेड पार्ट, ये रेजिडुअल बॉडी है, और ये यहां से एक्सोसाइटोसिस से इधर जाएगा और एक्सोसाइटोसिस इसको बाहर एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज रेजिडुअल बॉडी। और जो एक इसके बाद रहता है फोर्थ टाइप, वो कहलाता है बेटा ऑटोफेजिक। यहां पर देखिए ऑटोफेजिक, इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर था ऑटोफेजी, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल है, उसको जो है फ्यूज करके प्राइमरी लाइसोसोम से उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, खुद सेल के ही पार्ट को, तो ये ऑटोफेगोसोम्स बन जाता है। ये है फोर्थ टाइप। ठीक है, तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स अराउंड वॉर्न आउट ओल्ड और डीजनरेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। देखिए, पहला हेट्रोफेजी, अगर फूड बाहर से आता है, पैथोजन बाहर से आता है, ओरिजिन जो है फैगोसोम है, यानी बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, बाहर से जो आ रहा है, रिसीव्ड इन सेल बाय फैगोसाइटोसिस यानी सॉलिड की, एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस यानी लिक्विड एंडोसाइटोसिस। इन दोनों के द्वारा अगर बाहर से आता है ना, तो ये हेट्रोफेजी कहलाता है। तो उल्टा क्या हुआ इसका, ऑटोफेजी, जब खुद की ही सेल का डाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट डेड सेल्स का हो, तो वो ऑटोफेजी, खुद का ही डाइजेशन करती है वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स का। फिर है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक बेटा सेल्स होती है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। एक बात आप याद रखिएगा, क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है, बोन्स ये रिजर्वायर होती हैं। रिजर्वायर मतलब रिजर्व रखती हैं किसको, कैल्शियम को, बोन्स। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, आप ये याद रखिएगा, कैल्शियम का रोल है बहुत जगह पे, कार्डियक मसल्स जो होती है ना, उनकी कंट्रैक्शंस में, या फिर बाकी जो मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू है, बाकी मस्कुलर, चाहे वो स्केलेटल हो, हमारे लिम्स के साथ जुड़ी हुई वॉल्यूंटरी मसल हो, चाहे स्मूथ हो, सबकी ही जो कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन उसमें जो होता है ना, कंट्रैक्शंस जो होती हैं, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो कैल्शियम का एज ए होल जो है बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। और इस कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो बोन्स के पास रिजर्व रहता है कैल्शियम, तो जब ज़रूरत होती है तो बोन्स के अंदर सेल्स होती हैं ओस्टियोक्लास्ट। बेटा ये बोन को ब्रेक करती हैं, डीजनरेट करती हैं, बोन को ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगी। इतना नहीं करेंगे कि हमें नुकसान हो, इतना करेंगे कि बोन्स का ब्रेकडाउन करके कैल्शियम को रिलीज कर सके हमारी बॉडी के लिए। हाँ, अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाए तो बोन में प्रॉब्लम आ सकती है, बोन वीक हो सकती है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, द लाइसोसोम्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, इन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स में जो लाइसोसोम होता है वो अनवांटेड पार्ट्स ऑफ बोन्स है, उसका जो ग्रोथ हो जाती है बेटा, कई बार बोन में इंजरी हो, एक आउट ग्रोथ हो जाती है बोन में ढंग से, जैसे कहते हैं ना हड्डी नहीं जुड़ी, या कोई और आउट ग्रोथ हो जाती है जो कि माल फंक्शन होता है, सही नहीं होती, नॉट करेक्ट फॉर बॉडी। ऐसी आउट ग्रोथ अगर बोन में हो जाती है, बोनी आउट ग्रोथ, तो उस आउट ग्रोथ का भी ब्रेक डाउन करती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और कैल्शियम को रिलीज कराने के भी इसमें रोल होता है, वो होता है, कैल्शियम के भी रिजर्वायर होते हैं। ठीक है, सो
द लाइसोसोम्स ऑफ ओस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन्स, ठीक है। अब है क्राइनोफेजी। ये कई बार क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ऑफ हार्मोन्स इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स मे बी डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स। कई बार क्या होता है बेटा, हार्मोन ज्यादा मात्रा में बन जाता है, उसके ग्रेन्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा हार्मोन नुकसान कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो उससे हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, कम हो गया तो हाइपो। सो ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। सो उसका भी ये ब्रेक डाउन करता है, उसको क्राइनो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्राइन ग्लैंड्स के लिए जो आता है, ठीक है ना, हार्मोन के लिए। सो उसका भी ब्रेक डाउन कराता है। जैसे कि थायरोग्लोबुलिन एक सब्सटेंस होता है बेटा जो स्टोर होता है थायराइड ग्लैंड्स में, इसका जब डाइजेशन किया जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वही होता है थायरोक्सिन, ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है। फिर है सेलुलर डाइजेशन ऑटोलाइसिस। कई बार क्या होता है, जो ओल्ड सेल्स होती है उनको हमारी बॉडी खुद एलिमिनेट करती है, तो उसमें भी ऑटोलाइसिस होता है। एक तो ओल्ड सेल खुद ही पूरी की पूरी डाइजेस्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है ताकि उसकी जगह नई सेल आ सके, या फिर उसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिससे ऑटोफैगोसोम बना था, ये ऊपर मैंने आपको बताया था ऑटोफैगोसोम्स, तो जो वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स है उनका डाइजेशन भी, ठीक है, तो उनको रिमूव किया जाता है बाय ऑटोलाइसिस, ठीक है। या तो सेल को ही कंप्लीटली कर दिया जाएगा या फिर क्या होगा, उसके कुछ पार्ट सेल के, ऑल सेल्स आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस। अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस। इसका क्या मतलब बेटा, अनवांटेड का मतलब कई बार एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो है नर्वस सिस्टम बनेगा, सर्कुलेटरी बनेगा, हार्ट बनेगा, लिवर किडनी बनेगा। तो कई बार अगर ऑर्गेनोजेनेसिस फाल्टी हो जाए और कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन बन जाए, शुरुआत की बात कर रहा हूं एम्ब्रियो में, बिल्कुल शुरुआत में, तो उसको बनने से पहले ही जो सेल्स होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर देगा लाइसोसोम, ठीक है। ये भी एक मैकेनिज्म है इसका, ठीक है बेटे। इसके बाद लाइसोसोम्स आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन टू असिस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने सुना होगा एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम किसके ऊपर होता है, हेड ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म है, स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम होता है बेटा, उसमें भी लाइटिक एंजाइम्स होते हैं और वो भी डेराइव होता है किससे, गोल्जी बॉडी से। तो ये माना जाता है कि एक तरीके का ये लाइसोसोम ही है, ठीक है, एक्रोसोम। तो ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि ये जाएगा और एग मेम्ब्रेन जो होगी उसको ब्रेक डाउन करने में इन एंजाइम से, लाइटिक एंजाइम से हेल्प करेगा ताकि इसकी एंट्री हो सके स्पर्म की एग के अंदर। लाइसोसोम्स ऑल्सो ट्रिगर द सेल डिवीजन। बेटा क्या होता है, एक सेल जो होती है ना, सेल साइकिल में जो उसकी सेल डिवीजन होती है, तो कौन कौन से फेज थे, G1 फेज था, फिर S फेज था, फिर G2 फेज था, फिर M फेज था, ठीक है ना। ए यहाँ से यहाँ तक, फिर ये G बना देते हैं हम, ये M फेज हो गया, ठीक है बेटे। सो एक G0 फेज भी होता है। कई बार क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं करती, सेल डिवाइड नहीं करती, ठीक है। सो डिवाइड क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन जब तक है तब तक वो सेल को डिवाइड नहीं करेगी, होने देगी, वो एक रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि जब तक रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है सेल डिवाइड नहीं होगी। लाइसोसोम क्या करेगा, इस प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा। लाइसोसोम इस प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, प्रोटीन एलिमिनेट हो गई तो सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये माना जा रहा है, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, ये माना जाता है कि इट आल्सो ट्रिगर सेल डिवीजन। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, समटाइम्स लाइसोसोम बर्स्ट एंड डाइजेस्ट होल सेल एंड दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं कई बार और पूरी सेल का डाइजेशन कर लेते हैं, तो जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, इसीलिए इसका